नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर में। बच्चों, द्वितीय सत्र के लिए पाठ्यक्रम तो आप पूरा कर ही चुके हैं, पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं और आपका द्वितीय सत्र का प्रश्न पत्र किस तरह का होने वाला है इसके लिए भी एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आप पहले से ही कर चुके हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतने अधिक अच्छे अंकों की संभावना बनी रहती है, इसीलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो इसी कारण अभ्यास की इसी श्रृंखला में अभ्यास प्रश्न पत्र मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। हर वीडियो में अब आपको एक एक अभ्यास प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसके द्वारा आप सीबीएसई के दिशा निर्देशों के आधार पर किस तरह से पेपर बनना है, आपका प्रश्न पत्र कैसा आना है, ये जान पाएंगे और आपको महत्वपूर्ण अंश भी पता चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं। तो महत्वपूर्ण अंश भी आप समझेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे कि जिनका केवल प्रारूप याद कर लेने मात्र से आप स्वयं ही परीक्षा में वो प्रश्न कर पाएंगे, अपने आप ही लिख पाएंगे। परंतु कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिन्हें कि आप सही सही उत्तर जानना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप पूरा का पूरा प्रश्न पत्र यहाँ समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र। परंतु उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लीजिए, और यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक व शेयर करना भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स भी तुरंत मिलती रहें। बच्चों, यह है आपके सामने अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि शुरू में सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड क में कुल 4 प्रश्न हैं और खंड ख में कुल 5 प्रश्न हैं, और आपको इन सभी 9 के 9 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि 150 शब्दों में दृश्य लेखन कीजिए, और वे 2 विकल्प जो आपको दे रखी हैं, पहला है साप्ताहिक बाजार का दृश्य और दूसरा वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य। आप यह दृश्य लेखन स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि दृश्य लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कैसे करना होता है ये आप पहले से ही जान चुके हैं। यदि फिर भी भूल गए हों तो पहले से इसी विषय पर बनाए गए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ये दृश्य लेखन स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है पत्र से संबंधित। दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखें। या फिर दूसरा है ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा सचिव को पत्र लिखिए। यह पत्र भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पत्र पहले से ही आप सीख चुके हैं कि इसमें किस प्रकार का प्रारूप ध्यान में रखना होता है और पत्र लेखन किया कैसे जाता है। और तीसरा प्रश्न है महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन लिखिए। या फिर अथवा करके कार्यवृत्ति से संबंधित प्रश्न दिया गया है। 21 फरवरी 2021 को विद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाने हेतु आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त तैयार कीजिए। तो ये प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपको स्वयं ही करने होंगे। आगे हम उन पर चर्चा करते हैं जो छोटे छोटे से प्रश्न हैं। जैसे अब ख प्रश्न देखिए, परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा सरकारी या निजी संस्थान में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को जो पत्र जारी किया जाता है उसे हम परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। इसमें निर्णय को कार्यान्वित करने के निर्देश भी होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, आपके विद्यालयों में भी अनेक सर्कुलर आते हैं
जिससे कि पता चलता है कि अब कोई नया आदेश कैसे पारित होगा और किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा। तो यह वही बात है कि सरकारी हो या फिर कोई निजी संस्थान, वहाँ पर जो भी कोई निर्णय लिया गया उसे लागू करने के लिए एक पत्र के माध्यम से कहा जाता है, और वही पत्री परिपत्र या सर्कुलर कहलाता है, जिसमें कि उस निर्णय को कार्यान्वित करने की, उस निर्णय को लागू करने के निर्देश भी शामिल होते हैं। आनुषांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? तो आनुषांगिक टिप्पणी वह होती है जो कि कोई बड़ा अधिकारी किसी भी टिप्पणी के ऊपर करता है। मतलब सहायक टिप्पण को जब संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा तो उस टिप्पणी पर वही संबंधित अधिकारी अपना जब मत लिखेगा तो उसी को ही हम बोलेंगे आनुषांगिक टिप्पणी। या आनुषांगिक टिप्पणी जो है वह प्रायः संक्षिप्त ही होती है, क्योंकि यदि अधिकारी सहमत है तो केवल सहमति लिख देगा और यही काफ़ी रहेगी, परंतु यदि वो असहमत है तो वह असहमति का कारण लिखते हुए विस्तार में भी लिख सकता है। तो आनुषांगिक टिप्पणी प्रायः संक्षिप्त होती है, किंतु असहमति की स्थिति में यह विस्तृत भी हो सकती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है कि एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 4 बातों का उल्लेख कीजिए। ये 4 बातें क्या हो सकती हैं? जैसे सबसे पहले रूपरेखा बनाना, फिर तथ्यों का संकलन करना, इकट्ठा करना तथ्यों को। फिर तीसरा हो सकता है विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन करना। फिर अगला विचारों की प्रामाणिकता, विषय केंद्रित अध्ययन, सही निर्णय, अनावश्यक विस्तार से बचना। इस प्रकार अनेक ये बिंदु हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई 4 भी लिखेंगे तो आपको अंक पूरे पूरे ही मिलने वाले हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि पहला बिंदु होना चाहिए रूपरेखा बनाना, उसके बाद विभिन्न तथ्यों को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद निष्पक्ष तरीके से उन तथ्यों का अध्ययन करना, और आगे हो सकता है विचारों की प्रामाणिकता, और फिर सही निर्णय। इस प्रकार से आप कोई भी 4 लिखिए। अगला प्रश्न है पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। पटकथा क्या होती है? किसी भी फिल्म के लिए या पर्दे पर दिखाई जाने वाली किसी भी कथा को जब पहले लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं पटकथा, और उसे लिखने में आजकल कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पर अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा का प्रारूप पहले से ही बना हुआ होता है, और सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार करने के लिए सुझाव भी देता है। हालांकि इन्हें मानना या ना मानना यह लेखक की इच्छा पर ही निर्भर होता है। तो इस प्रकार पटकथा लेखन कंप्यूटर की मदद से अब काफ़ी सुविधाजनक हो चुका है। आगे ख खंड देखते हैं, जिसमें 5वां प्रश्न है रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी विवशता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि रिश्तों के ना खुलने का कारण है रिश्तों पर गरीबी की मार का पड़ना। गरीबी के कारण ही लोग एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं, खुलकर बात नहीं करते। आर्थिक दबावों ने पारिवारिक रिश्तों की मधुरता को समाप्त कर दिया है। सभी एक दूसरे से नज़रें बचाते हुए फिरते हैं। वे आत्मीय होते हुए भी, आपसी रिश्तेदार होते हुए भी खुलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। तो यहाँ रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, यही कवि कहना चाहता है। अगला प्रश्न तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट कीजिए। तरल का अर्थ है चंचल, तरुण यानी युवा, कस्तूरी मृग यानी ऐसा मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी हो। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि चंचल और युवा हिरण को अपनी ही नाभि में बसी हुई कस्तूरी की मस्त कर देने वाली सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ कर इधर उधर जाते हुए उन्होंने देखा है।
वह जब कस्तूरी को कहीं भी नहीं पाता तो अपने पर ही खीज उठता है, उसे स्वयं पर ही चिढ़ हो जाती है। वास्तव में कस्तूरी की गंध उसकी अपनी नाभि से ही निःसृत हो रही होती है, निकल रही होती है, लेकिन भोला हिरण इस सत्य से अपरिचित होता है। वह उस गंध को पाने के लिए भागता फिरता है। तो कवि ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा भी है और उसकी कल्पना उसने अपनी आंखों में संजो भी रखी है। अगला प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना कविता में अमरता सुत का संबोधन किसके लिए और क्यों किया गया है? कविता में अमरता सुत का संबोधन किया गया है उन लोगों के लिए जो कि संघर्ष करते हैं, संघर्ष करने की क्षमता से युक्त मानव समूह के लिए, लोगों के लिए किया गया है। जीवन पथ पर चलते रहने वाले मनुष्यों को अनेक प्रकार की समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष में लगे लोगों की जानें जाती हैं, किंतु संघर्ष करने की उनकी क्षमता कभी भी कम नहीं होती। तो मानवीय चेतना की कभी मृत्यु नहीं हो सकती और इसी कारण ही यहाँ ऐसे मानवों को अमर कहा गया। तो उनके लिए आलस्य या अकर्मण्यता ही मृत्यु के समान है। इसी कारण कवित्री महादेवी वर्मा अमरता सुत का संबोधन संघर्षशील, चेतनाशील लोगों के लिए कर रही हैं। छठा प्रश्न है, सब आंखों के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किस संदर्भ में किया है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग उनकी पवित्रता की भावना को दर्शाने के लिए किया है, क्योंकि वे यह मानती हैं कि सभी की कल्पनाओं में सत्य पलता है और किसी के भी आंसू आधारहीन नहीं होते। प्रत्येक की अपनी अपनी सच्चाई होती है और हर कोई उसी सच्चाई के अनुसार कार्य करता है। तो किसी की भी कल्पनाएं आधारहीन नहीं होती। अगला प्रश्न है, कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है? बादल को घिरते देखा है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत है, यह एक नाटक है मेघदूत, जो कि कालिदास ने रचा है। उसमें धनपति कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष के लिए निर्वासन दंड दिया था। निर्वासन का मतलब अपने स्थान को छोड़ करके चले जाने का दंड दिया था और उसी दौरान ही यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजा था। तो यही दोनों में संबंध है। अगला प्रश्न 7वां, जिसका क भाग है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ज्योतिबा फुले का नाम इसलिए समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उस सूची को बनाने वाले जो लोग थे वे उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे और ज्योतिबा जो थे वे ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। कहने का अभिप्राय क्या है कि ज्योतिबा फुले वे स्वयं उच्च वर्ग के नहीं थे और वे ऐसे लोगों का विरोध भी करते थे जो कि केवल उच्च वर्ग को मान्यता देते हों, जो कि ब्राह्मण वर्ग को समाज में अपनी श्रेष्ठता साबित करने वाला मानते हों। ऐसे लोगों के वे समर्थक नहीं थे, वे उनके विरोधी थे और ऐसी शिक्षा के भी खिलाफ थे। तो इसी कारण ब्राह्मणवादी मानसिकता पर प्रहार करने की वजह से उन्हें इन लोगों ने समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया। शुमार का अर्थ है शामिल करना, उन्होंने उसे उस सूची में शामिल नहीं किया। अगला प्रश्न है, चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर खानाबदोश कहानी की पूरी संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि खानाबदोश जो कहानी है इसमें
सुकिया और मानो अपने मकान के लिए प्रयास करते रह जाते हैं, किंतु अमीर लोग, समृद्ध लोग उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। वे उनका मकान न बनने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जैसे उनकी ईंटों को तोड़ दिया, उनकी मजदूरी नहीं दी। तो इस तरह से अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं ताकि उनका घर ना बन सके। यद्यपि मजदूर ही पूंजीपति वर्ग के आलीशान महलों को खड़ा करने वाले होते हैं, परंतु उनके अपने जीवन में एक झोपड़ी का सपना भी सपना ही बनकर रह जाता है। पूंजीपति वर्ग नहीं चाहता कि मजदूर वर्ग सुख चैन की जिंदगी जिए, और वे सदैव उन्हें अपना मोहताज ही बनाए रखना चाहते हैं, और यही कहानी की मूल संवेदना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वह एक संवेदनशील प्राणी है। उसमें करुणा की भावना सदैव विद्यमान होती है, परंतु वह हमेशा प्रकट नहीं होती, वह गूंगेपन की स्थिति में रहती है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में मनुष्य की करुणा की भावना जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति और कृत्रिम सुखों को खोने का डर, या फिर स्वयं किसी प्रकार की मुसीबत में फंस जाने का डर, ये अनेक कारण हो सकते हैं जिनके कारण उसकी ये करुणा की भावना प्रकट नहीं हो पाती, मुखर नहीं हो पाती। वह अपनी इस भावना के अनुरूप उसे व्यवहार रूप में ढाल नहीं पाता, और इस व्यवहार में उसकी संवेदनहीनता प्रकट होती है। वह गूंगे बहरों के प्रति अपनी करुणा को व्यवहारिक रूप नहीं दे पाता। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि कहीं पर किसी गरीब पर, किसी लाचार पर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो हमारे मुंह से प्रायः क्या निकलता है, बेचारा। लेकिन हम आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं करते, यानी उसके प्रति हमारे मन में जो भावनाएं आ रही हैं उन्हें हम दिखा नहीं पाते। यह हमारा गूंगापन ही होता है। इसी बात को यहाँ पर लेखक ने कहा है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, जिसका क भाग है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा क्योंकि सूबे सिंह सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और वह किसनी के बाद अब मानव को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, अपनी कुत्सा का शिकार बनाना चाहता था। कुत्सा या हवस एक ही बात है, यानी उसकी भावनाएं अच्छी नहीं थी। वह अपनी मंशा पूरी ना होने के कारण गुस्से में आ जाता है, और उसे लगता है कि जसदेव उसकी मनमानी को रोकने का दुस्साहस कर रहा है। इसी कारण वह जसदेव को मार मार कर अधमरा भी कर देता है। अगला प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो हम कह सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक गूंगा ना होकर गूंगे है, जबकि यह गूंगा पात्र एक ही दिखाया गया है। तो इसका कारण ये है कि वही गूंगा पात्र उन सभी गूंगों का प्रतीक है जिनकी संवेदनाएं मर गई हैं। इसके माध्यम से लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। यह कहानी मानव की शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाती है कि सभी लोग समाज में दिव्यांगों को सामान्य मनुष्य की तरह समझें, उनके साथ मानवीय व्यवहार करें, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, 9वां प्रश्न, जिसका क भाग है, मकबूल का अपने परिवार में किससे सबसे ज़्यादा लगाव था? तो इसका उत्तर होगा, मकबूल का अपने परिवार में सबसे अधिक लगाव अपने दादाजी से था। दूसरा प्रश्न,
शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव की कोई एक समानता बताइए। हम बता सकते हैं कि दोनों ही पुस्तक प्रेमी थे, या दोनों ही आत्मसम्मानी थे, लेखन के शौकीन थे, दोनों में सौंदर्य बोध प्रचुर मात्रा में था। आप इनमें से कोई भी एक विशेषता बता देंगे। अगला प्रश्न, मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। इस पाठ में अनेक घटनाओं का वर्णन है। जैसे एक घटना वह भी हो सकती है जब उसे दुकानों पर बिठाया गया, कभी किसी दुकान पर कभी किसी दुकान पर, परंतु मकबूल का मन ही नहीं लगता था दुकान पर काम करने में। उसका पूरा ध्यान तो ड्राइंग और पेंटिंग पर ही रहता था। वह ना तो चीज़ों की कीमतें याद रखता था और ना ही उनका कोई सही से हिसाब लिखता था। यदि वो हिसाब में 10 रुपये लिखता था तो किताब में 20 स्केच बना डालता था। जनरल स्टोर पर बैठे बैठे सामने से गुजरने वाली मेहतरानी का स्केच बनाता था। बोरी उठाए हुए मजदूरों की पेच वाली पगड़ी का स्केच बनाता था। पठान की दाढ़ी का स्केच, बुर्का पहने हुए औरत का स्केच, बकरी के बच्चे का स्केच बनाता रहता था। तो इस तरह से अनेक प्रकार की छोटी छोटी शरारतें वह करता था, जो कि उसके बचपन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अगला, आवारा मसीहा पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने लिखने के तौर तरीकों में क्या अंतर है। आप पढ़ने लिखने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में और क्यों? तो आवारा मसीहा पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं कि उस समय के जो पढ़ने के तरीके थे उनमें आदर्श अधिक था, उनमें मनोरंजन कम था। वे उस समय आदर्शवादी पुस्तकों का बोलबाला था, जबकि वर्तमान समय में बहुउपयोगी, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। उस समय शिक्षक बहुत ही कठोर अनुशासन का पालन कराते थे, परंतु वर्तमान समय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा शिक्षा दी जाती है। उस समय शारीरिक दंड अक्सर दिया जाता था और इसे बुरा नहीं माना जाता था, परंतु वर्तमान समय में शारीरिक दंड बिल्कुल ही वर्जित है। उसकी अपेक्षा प्यार से समझाकर व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। और अब जीवन के किसी एक क्षेत्र की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट कहते हैं जिसे, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। और हम वर्तमान तरीकों के ही पक्ष में हैं, क्योंकि वर्तमान शिक्षा के तौर तरीकों से सर्वांगीण विकास होता है, हर तरह का व्यक्तित्व विकसित होता है। और अगला प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है? तो कला के प्रति पहले लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं था, उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। कोई भी पिता अपनी संतान को कला की तालीम नहीं दिलाना चाहता था। कला को काम की वस्तु भी नहीं मानते थे, उसे केवल समय बर्बाद करने वाली चीज़ समझा जाता था। परंतु अब कला के प्रति लोगों का नज़रिया बदल चुका है। अब कलाकार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अच्छे कलाकार की पेंटिंग्स काफ़ी महंगे दामों पर बिकती हैं। कला को एक अच्छा व्यवसाय भी मान लिया गया है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र पूरा हुआ। बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न ऐसा है जिसे आप अच्छी तरह नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसे पुनः समझाने का प्रयास करूंगी। और यदि यह समझ आ गया है तो अब आप उसका लिखित अभ्यास अवश्य कीजिए, क्योंकि जब आप लिखित अभ्यास करेंगे तो वह ज्ञान आपका स्थायी हो जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ। तब तक अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अंत तक आप इस वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।